ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आभा गुप्ता। श्रोताओ, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, जंग अभी जारी है। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए ये लड़ाई निरंतर लड़ी जा रही है। मास्क की बात चली ही है तो आइए आपसे इस पर ही एक महत्वपूर्ण चर्चा कर लें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि एक नए अध्ययन के अनुसार रेस्पिरेटरी वॉल्व वाला N95 मास्क सुरक्षित नहीं है। इस N95 मास्क के द्वारा वायरस अंदर तो नहीं जाता है, लेकिन जो व्यक्ति से पहने हैं वो छींकता है, खांसता है या बोलता है तो ये वायरस बाहर फैल सकता है। यदि वह व्यक्ति बिना लक्षण वाला कोरोना पॉजिटिव रोगी हुआ तो वो कोविड-19 का संक्रमण फैला सकता है। वैसे भी श्रोताओं, चिकित्सा विशेषज्ञ कहते हैं कि N95 मास्क आम लोगों को पहनने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल डॉक्टर्स या उनके लिए है जो सीधे कोरोना रोगियों के संपर्क में आते हैं। तो बेहतर हो कि 3 लेयर वाला सूती कपड़े का मास्क इस्तेमाल करें या फिर सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल करें। लेकिन बात यही है कि मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें और सही तरीके से करें। कोविड-19 से बचाने वाला हमारा सबसे बड़ा हथियार है मास्क। श्रोताओं, जैसी हमारी परिस्थितियां होती हैं उसी तरह से हमारी दिनचर्या ढल जाती है और उसी के अनुरूप हम सबका व्यवहार भी होता है। पहले जब भी घर से बाहर कोई जाता तो उसे याद दिलाते थे, हेलमेट ले लिया ना, पैसों का पर्स रख लिया ना। और आजकल जब भी घर से बाहर कोई जाता है तो घर के सदस्य उसे याद दिलाते हैं, मास्क पहनकर जाओ, सैनिटाइजर ले लिया ना, और हाँ, भीड़ वाली जगह पर नहीं जाना, लोगों से दूरी बनाए रखना। तो सच्चाई यही है कि यदि हम परिस्थितियों के हिसाब से ढल जाएंगे तो हालात का मुकाबला बेहतर ढंग से कर पाएंगे। हालात के मुकाबले के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम सकारात्मक रहें, चाहे इसके लिए हम योग करें, ध्यान करें या आराधना करें। उद्देश्य एक ही है, मन को बल प्रदान करना। क्या आप ये गोली खाने वाले हैं? हाँ, क्यों? रुको भाई, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अपने आप तय करके लेने वाली दवाई नहीं है। अपने डॉक्टर की सलाह पर ही आप इसे ले सकते हैं। पर क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन डॉक्टर की सलाह के बिना लेना घातक हो सकता है, कभी जानलेवा भी। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। श्रोताओं, ग्वालियर जिले में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए टेस्टिंग की संख्या किस तरह से बढ़ाई गई है, किस तरह सैंपल लिए जा रहे हैं और किल कोरोना अभियान कितना सार्थक हुआ, इन बिंदुओं पर हमने बात की डॉक्टर सीमा जायसवाल, संभागीय नोडल अधिकारी ट्रूनेट मशीन कोविड-19, जिला क्षय अधिकारी एवं इंचार्ज फीवर क्लिनिक जिला टीबी केंद्र ग्वालियर से। लीजिए आप भी सुनिए। नमस्कार। नमस्ते, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। अभी जैसे ही लॉकडाउन हटा, करीब 2 महीने से ज्यादा का लॉकडाउन रहा, फिर अनलॉक फेज 1 शुरू हुआ तो कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़े। हमारे ग्वालियर जिले में भी मामले बहुत तेजी से बढ़े। तो इनकी टेस्टिंग किस तरह से की जा रही है? टेस्टिंग में काफी बढ़ोतरी हुई है और उसके लिए शासन अपने स्तर पे सारे प्रयास कर रहा है। जी, जैसे हमारे स्वास्थ्य विभाग की जितनी भी शासकीय डिस्पेंसरी थी, सब में फीवर क्लिनिक का संचालन किया गया है जी। और इस तरह से पूरी 40 संस्थाओं में, जिसमें 34 तो स्वास्थ्य विभाग की है और ये प्राइवेट क्लिनिक भी है जो उनको फीवर क्लिनिक के नाम से चिन्हित किया गया है। और यहाँ पे बिल्कुल अर्ली स्टेज में जो मरीज आते हैं, है ना, उनकी टेस्टिंग की जाती है। जो थोड़ा सा भी फीवर उनको होता है तो उनकी टेस्टिंग की जाती है जी। और इस तरह से अर्ली स्टेज में मरीजों को अपन देख सकते हैं कि ये कोरोना के मरीज हैं, तो संक्रमण ना फैले जी। तो टेस्टिंग की संख्या बढ़ी है, इस वजह से भी हो सकता है कि कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़े दिख रहे होंगे। लेकिन इसके अलावा क्या लोगों की लापरवाही भी कहीं रही है अनलॉक फेज में, जिसकी वजह से मामले बढ़े? हाँ, लोगों की लापरवाही तो एक मुख्य कारण है, क्योंकि अभी भी आप जब सड़कों पे निकलते हो तो देखते हैं कि जैम लग रहा है, सब जगह परेशानियां हो रही हैं।
लोग बिना मास्क के भी घूमते दिख रहे हैं। मैंने तो इवन लोगों को थूकते हुए भी देखा है कि मैंने सड़क पे थूक रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजें जो है लापरवाही एक चिन्ह है कि जो इस तरह से काम कर रहे हैं और शासन की गाइडलाइन और इतना प्रचार प्रसार होने के बावजूद भी मास्क नहीं लगा रहे हैं, थूक रहे हैं। जबकि मास्क न लगाने पर जुर्माना भी तय किया गया है, सजा भी तय की गई है कि आपको कोरोना वॉरियर्स की तरह काम करना पड़ेगा। इसके बावजूद भी लोग थोड़ा सा कम जागरूक हुए। हाँ, जागरूकता फैलाना आकाशवाणी का भी काम है, स्वास्थ्य विभाग का भी काम है, जिला प्रशासन का भी काम है और लगातार अपना काम कर रहे हैं सभी विभाग। लेकिन लोग जानते भी है, बस मानना पड़ेगा, उनको अमल में लाना पड़ेगा, है ना? अमल में लाना पड़ेगा। सही बात। किल कोरोना अभियान चलाया गया पूरे मध्य प्रदेश में 1 से 15 जुलाई तक, एक साथ पूरे प्रदेश में। तो क्या इस अभियान से कुछ सार्थकता साबित हुई? हाँ, किल कोरोना अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया गया और मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस अभियान का एक हिस्सा थी। किल कोरोना अभियान में मेरी भूमिका प्रशिक्षण समन्वयक के रूप में थी एवं एक ब्लॉक की मैं नोडल ऑफिसर थी जी। और किल कोरोना अभियान का उद्देश्य ये था कि कोविड-19 संक्रमण के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ना जी और आम जन को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु जागरूक करना जी एवं संभावित रोगी की समय पर पहचान कर तत्काल अस्पताल भेजना, जिससे संक्रमण के आगे फैलने से रोका जा सके और मृत्यु की घटनाओं में कमी लाई जा सके जी। इस अभियान में क्योंकि हमने तो स्वास्थ्य विभाग है तो गर्भवती माताओं को टीकाकरण में, छोटे बच्चों को, मलेरिया को भी शामिल किया था। अच्छा। और ऐसी रणनीति बनाई थी कि 100% घरों में पहुंचा जाए। जो ग्वालियर की अनुमानित आबादी है 24,79,084, तो इनके हर व्यक्ति तक पहुंचने का उद्देश्य था, जिसके तहत 331 टीम बनाई गई और प्रत्येक टीम को एक दिन में 100 घर का लक्ष्य दिया गया और 5 व्यक्ति एक घर में मान के चले तो 500 प्रति व्यक्तियों का प्रतिदिन उनको परीक्षण करना था। तो इस तरह से एक दिन में 1,65,272 आबादी का वो कवर किया गया। तो हमारे शासन का उद्देश्य था कि हर व्यक्ति के पास पहुंचा जाए जी। और इसमें हमें काफी सफलता भी मिली है क्योंकि इसमें 8,849 फीवर के मरीज मिले जी, जिसमें हमको 5,016 मरीज तो ILI के थे, जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के थे और 222 मरीज ऐसे थे जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, सारी लक्षण वाले मरीज मिले। तो टोटल 7,083 मरीजों को जांच के लिए रिफर किया गया और इनकी जांचें हुई और कोरोना अभियान के तहत बाद में हमने इसमें 1,362 लोगों की जांच भी की है। तो इस तरह से शासन ने काफी प्रयास किए अपने स्तर पे कि मरीजों तक पहुंचा जाए जी। तो जहां आइसोलेशन की जरूरत पड़ी वहां लोगों को आइसोलेशन में भी भेजा गया होगा और जहां जरूरत पड़ी गई, जैसे जिनको हॉस्पिटल भेजना था उनको हॉस्पिटल भेजा गया, जिनको होम क्वारंटाइन करना था उनको होम क्वारंटाइन किया गया और शासन की सारी योजनाओं का हम लोग ने उसमें समन्वय किया। यानी किल कोरोना अभियान एक सार्थक अभियान साबित हुआ है। हाँ, एक सार्थक अभियान था, परंतु अभी केवल चिंता का विषय ये है कि लोग शासन की गाइडलाइन को मान नहीं रहे हैं और हमारे यहाँ कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है और इसीलिए बीच बीच में लॉकडाउन भी लगाना पड़ रहा है। जिन लोगों को बाहर जाना आवश्यक है, जो ऑफिस जाते हैं या कहीं काम पर जाते हैं, तो उन्हें किस तरह की सतर्कता बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो मास्क लगाना है जी। मास्क लगाइए और मास्क को बार बार हाथ से छूना नहीं है, मास्क को निकाल के और पलट के दूसरी तरफ से भी नहीं लगाना है। ये भी ध्यान रखना कि आपने जिस तरफ से मास्क पहले लगाया हुआ था, कभी किसी कारणों से आपको निकालना भी पड़ा है ना, तो उसी तरह से उसको लगाया जाए जी। और मास्क निकालने के बाद हाथ से नाक को, आँख को छूना भी नहीं है, मुंह में हाथ नहीं लगाना है और बार बार हाथों को धोना। ये 2 चीजें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बार बार हाथों को धोना। आपके पास सैनिटाइजर नहीं है, कोई बात नहीं है, है ना, आप साबुन से हाथ धोते रहिए या बार बार अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहिए। ये इतना ही आप कर लेंगे तो आप समझ लीजिए 90% आपने उस पर विजय प्राप्त कर ली है कि आपको कोरोना नहीं हो। बिल्कुल। और जो दुकानदार हैं, दुकान खुली रखते हैं, उन्हें किस तरह की सतर्कता बरतनी चाहिए अपनी दुकान पर? उनको भी अपनी दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। जिस दुकानों में भीड़ लगी रहती है, इवन मेडिकल स्टोर में, किराने के स्टोर में, सब्जी वाले के ठेले पे एक साथ 4-5 लोग खड़े हैं, सब्जी छाट रहे हैं जी, और उनको ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा कि कम से कम दुकान के अंदर एक बार में एक ही व्यक्ति को बुलाए और जो 4-5 लोग आ गए हैं दुकान में वो बाहर खड़े रहें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में खड़े रहें। बिल्कुल, यानी पूरी सख्ती और ईमानदारी से ये देखना होगा दुकानदारों को भी कि ग्राहक जो भी उनकी दुकान पर जुट रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये उनके भी इसमें और ग्राहकों के भी इसमें। अगर उनके पास दिन भर में
25 ग्राहक आ गए तो उनको तो 25 लोगों से संक्रमण का खतरा बढ़ गया उनके पास। आम आदमी से उनको 25 टाइम ज्यादा संक्रमण का खतरा हो गया। बिल्कुल सही बात है। तो अपना भी ध्यान रखें और जो उनकी दुकान पर ग्राहक आ रहे हैं उनका भी ध्यान रखें। उनका भी ध्यान रखें। अच्छा मैडम, कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव लोग हैं, क्या उनमें अब अलग तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं? क्या कोरोना वायरस अपनी प्रकृति बदल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि उनको अलग तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। एक तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट तो अपन डिटेक्ट कर ही रहे हैं, जिनको कोई लक्षण नहीं है। अच्छा। और दूसरा ये जो फीवर है, सर्दी जुकाम खांसी है, ये कॉमनली सबको हो रहा है। अच्छा, सिम्प्टोमेटिक है। तो इनिशियल लक्षण तो यही है। बाकी उसके जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें कुछ अलग अलग चीजें हो सकती है। लेकिन इस समय जो मौसम बदला है, बरसात का मौसम शुरू हो गया है, तो इसमें जो साधारण फ्लू है, सर्दी जुकाम है, वो भी फैल रहा है। हाँ, वो भी फैल रहा है, पर उससे ये अच्छा है कि हम कोरोना समझ के उसका जांच करवा रहे हैं और वो उसको कोरोना ना निकले, ये अपने लिए बहुत ही अच्छा है कि वो साधारण फ्लू निकल के और मरीज ठीक हो जाए अपने आप। क्या हर किसी व्यक्ति को, महिला हो चाहे पुरुष हो, बच्चा हो, खांसी जुकाम है, फ्लू है, तो क्या उसे कोविड-19 टेस्ट करवाना चाहिए? हाँ, जैसे पैंडेमिक की स्थिति में जब हम होते हैं जी, तो बीमारी फैल रही है, उसको यही मान के चलना चाहिए कि हमको कोरोना हो गया और पहले जांच करवानी चाहिए। अच्छा, और उसी तरह से घर में भी आइसोलेट हो जाना चाहिए तुरंत ही। हाँ, आइसोलेट हो जाना चाहिए जी। और हमारे श्रोताओं से आप क्या खास कहना चाहेंगी इस बारे में, क्योंकि आप टेस्टिंग से जुड़ी हुई हैं? श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। इवन अपने घर में भी रहें तो अपने बच्चों के साथ भी रह रहे हैं तो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थोड़ा दूर ही रहें बच्चों से, ज्यादा लाड़ प्यार का भाव उससे न प्रकट करें, क्योंकि अपन एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं ना। बिल्कुल सही। अपन तो ये मान के चलिए कि हम कोरोना के मरीज हो सकते हैं। जी, जो गाइडलाइन दी है शासन ने, जो प्रचार प्रसार हो रहा है, उसके हिसाब से काम करें। मास्क लगाएं, घर में भी आप मास्क लगा सकते हैं जब आप जनरल कोई काम नहीं कर रहे हैं और अपने जो चार साथ में मिलके बैठे हुए हैं तो मास्क लगा के बैठ जाएं। घर में बैठ के अपन बातचीत कर रहे हैं तो, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी जो इस समय अपने सामने आ रही है वो जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, जो कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं और उनसे संक्रमण फैल रहा है, तो इस संक्रमण को भी रोकना है तो घर में भी अपने को ये सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा जो बाहर जाकर जी हम करना चाहते हैं, या मॉल में जाने के लिए या बाजार में जाने के जिस नियमों का पालन करना, वो उन्हीं नियमों का पालन हम घर में भी करें। और हेल्दी डाइट लें, जिसका जैसे आप बताती है अपने कार्यक्रम में बहुत अच्छे तरीके से जिस तरह से खाना खाना चाहिए, इसी तरह से हेल्दी डाइट लें और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन, हाथ को धोने का सबसे ज्यादा काम करें। सबसे बड़ी बात यही है कि बचाव ही बेहतर स्थिति है इसके लिए। जब तक कि वैक्सीन ना आए या दवा ना आए कोई मार्केट में, तो बचाव रखना है। इससे हम भी सुरक्षित रहेंगे और हमारे जो परिवार के सदस्य हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे। तो डॉक्टर साहिबा, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी, आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सीमा जायसवाल से की गई ये बातचीत। कोविड-19 जागरूकता पर यह विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर से। श्रोताओं, श्री प्रकाश शुक्ला वरिष्ठ खेल पत्रकार, खेल समीक्षक और एक साप्ताहिक खेल पत्रिका के संपादक हैं। खेल पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए आपको नेशनल स्पोर्ट्स टाइम्स अवार्ड और 2019 में दिल्ली में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के अलावा अन्य कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। कोविड-19 का खेलों और खिलाड़ियों पर क्या असर हुआ, इस बारे में हमने श्री प्रकाश शुक्ला जी से बात की। लीजिए सुनिए। श्री प्रकाश शुक्ला जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए पूरी दुनिया के खेल मैदान वीरान पड़े हैं। खिलाड़ी घर बैठे हुए हैं। विश्व स्तर की और राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताएं निरस्त कर दी गई हैं। आगे कब हो पाएंगी ये भी निश्चित नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ओलंपिक का चलना। जी बिल्कुल। ओलंपिक सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है, खेलों का कुंभ कहा जाता है। हाँ, खेलों का महाकुंभ कहते हैं। तो इसका चलना मतलब बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज क्या है कि अगले साल 21 में 23 जुलाई से जो होगा, तो उसकी भी संभावनाएं, मुझे व्यक्तिगत तौर पे मैं कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि क्या है कि चैलेंज इतना ज्यादा है कि दर्शक नहीं जाना चाहेगा, और दर्शक नहीं तो खेल का मजा नहीं। अभी देखिए इंग्लैंड में सीरीज शुरू हुई है वेस्ट इंडीज के साथ में, दर्शक नहीं है
खेल हो रहा है लेकिन वो बात नहीं है, बिल्कुल है ना। खेल का मतलब ही है कि दर्शक हूँ, खेल प्रेमी हूँ। अगर खिलाड़ी को जो है वो कर्तव्य ध्वनि से उसका अभिवादन नहीं होता है तो उसको भी मजा नहीं आता। सही बात है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, बड़ी प्रतियोगिताएं जो कभी मतलब 100 साल से ज्यादा पुरानी प्रतियोगिताएं हैं, जैसे आप विंबलडन को ले लो, फ्रेंच ओपन ले लो, सारी एक बाद एक जो है मतलब कैंसिल हो गई है। दूसरी चीज है सारे शिविर जो है कैंसिल है। सबसे बड़ी मेन चीज तो शिविरों का जो है कैंसिल होना, खिलाड़ियों की गतिविधियां बिल्कुल बंद है। हाँ, हालांकि जो है हमारे भारतीय खेल प्राधिकरण ले लो या खेल मंत्रालय ले लो, जो है कुछ काम कर रहा है ऑनलाइन उसमें, लेकिन देखिए जो मैदान की बात है वो जो है मैदान की होती है, और वो ये जो है खाली मन बहलाने की बात है। बिल्कुल सही। और मेरा मानना ये है कि जहाँ तक हमको जो है मालूम है कि दिसंबर से पहले हमारे इंडिया के अंदर कोई भी प्रतियोगिता नहीं होने वाली है। सही बात है। हाँ, तो दिसंबर से पहले जब कोई प्रतियोगिता नहीं होगी तो तय है कि जो है खेल शून्य रहेंगे। आप देखो ना, जो है कुछ जगहों पे कुछ खेलों पर जो है मतलब शुरुआत हुई है, लेकिन अभी जैसे आप पटियाला में देखिए, पटियाला में जो है मुक्केबाजी शिविर लगा था, कुछ लोग और जो है कुछ लोगों को अनुमति दिया गया, लेकिन जो है वहाँ वो बिल्कुल मना कर दिया या जो है अव्यवस्थाएं पाई गई। दूसरा, लखनऊ में जैसे महिलाओं का जो है राष्ट्रीय शिविर कुश्ती का लगना था, तो महिला खिलाड़ियों ने मना कर दिया। खिलाड़ी जब अपने मन से जो है तैयार ही नहीं है ना, तो उसको मान लिया जो है खेल मंत्रालय हो, चाहे वो जो है अपने एसोसिएशन है वो भी हो, तो उनके लिए मतलब बहुत चुनौतीपूर्ण है कि भाई जो खिलाड़ी तैयार नहीं मैदान में जाने के लिए, नहीं तो खेलेगा कौन। बिल्कुल, और इतने असमंजस और इतने तनाव को लेकर खिलाड़ी कैसे खेल सकते? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं खेल सकते, और खेलना भी नहीं चाहिए। अपने जीवन को खतरे में डाल करके जो है मतलब खेलना कहीं की बुद्धिमानी भी नहीं है। बिल्कुल। न्यूजीलैंड भी इधर शुरू हो रही है और भारत भी छटपटा रहा है कि जो है मतलब कितनी जल्दी क्रिकेट का जो है वो हो, है ना। तो कि ये जो संगठन लोग परेशान है, अभी जैसे भारतीय ओलंपिक संघ ने जो है सारे मतलब उसको वो किया था कि जो है साहब सबके सब जो है शिविर लगाओ, जो है ऐसा करो, जो है मतलब डिस्टेंस बना करके जो है चलो और करो, लेकिन इसका प्रयास जो है देखिए बिल्कुल सफल नहीं रहा है। प्रैक्टिकल रूप से सोशल डिस्टेंसिंग खेलों में संभव नहीं हो पाती। अदालत ने निर्णय दिया हुआ कि कोई भी एसोसिएशन, इंडिया का कोई भी एसोसिएशन, यानी 54 जो नॉमिनेट हैं जो है खेल मंत्रालय में, उस सबके सब अस्तित्व विहीन है ना। जब एसोसिएशन कोई भी मैडम जो है अस्तित्व विहीन हो जाता है तो किसी भी तरह की प्रतियोगिता नहीं कराई जा सकती, अवैध है वो, और उसको अनुमति नहीं मानी जाएगी, उसको अनुमति नहीं दी जाएगी। उसका जो है कोई भी अगर बांडिया प्लेयर जीतता हारता है तो उसका भी कोई जो है कहीं कोई जिक्र नहीं होगा। तो कि प्रशिक्षक और हमारे देश के पूरे देश के शारीरिक शिक्षक जो है वो बेचारे बेकार हो गए। बिल्कुल। या जो है शासकीय सेवा में है, जो है मतलब परमानेंट है, वो भी, वो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्राइवेट में कोचिंग देने वाले या जो है कभी प्राइवेट स्कूलों में जो है स्पोर्ट टीचर जो है शारीरिक शिक्षक है, तो वो सब बेकार है, हो गए हैं। कोविड-19 का खेलों की दुनिया पे बहुत बुरा असर हुआ है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? हाँ, बिल्कुल। वैसे तो देखो तो पूरी चीज स्थिर हो गई है, लेकिन क्या होता है कि सारी चीजें जैसे खेलों के नजरिए पे जो है मतलब आप फोकस करो तो मतलब पूरा सारी गतिविधियां जो है हो गई हैं। हमारे यहाँ देश में 1000 ऐसे मैदान है जहाँ जो है मतलब सबके सब ऐसे वीरान पड़े हुए हैं, खिलाड़ी नहीं है, मतलब उन पर जो है घास जमाई है। सारी लीला मैदानों की भी शोभा जो है खिलाड़ी से है। बिल्कुल सही बात है। और खिलाड़ी डरा हुआ है, खिलाड़ी बिल्कुल डरा हुआ है, खिलाड़ी बिल्कुल नहीं मतलब जो है खतरा मोल लेना चाहता है। तो जानता है ना इसका कोई वैक्सीन बना नहीं है तो और भी चिंता की बात है। तो वो ठीक है, हमारे यहाँ जो है मृत्यु दर बहुत कम है, लेकिन फिर भी चीज के बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्या हो रहा है कि पहले अभी तक क्या है कि हमारे पास में जैसे लैब कम था, अब जो है गवर्नमेंट के प्रयासों से लैब अधिक हो गया है। तो यही सारी चीजें हैं, और हम लीग से हटकर नहीं जाएंगे क्योंकि खेलों की बात चल रही है। खेलों का यही है कि सारे बड़े सेंटर्स जो है बिल्कुल लॉकडाउन से जो है मतलब है, बहुत सारे प्लेयर्स भी खत्म हो गए हैं कोरोना से। अर्जुन अवार्डी जो है पैरा बैडमिंटन प्लेयर जो है वो खत्म हो गया है। दुनिया में देखे तो कम से कम 25-30 प्लेयर जो है खत्म हो चुके हैं। गंभीर चिंता का वो है कि आर्थिक स्थिति भी और प्लेयर्स का ओलंपिक होना है, मान लिया 21 में होगा तो बहुत सारे खिलाड़ी जो है उम्र दराज हो जाएंगे। इसी ख्याल का भी बहुत महत्व होता है। इनकी तैयारियां मान लिया चलो जो है शुरुआत करेंगे, जैसे दिसंबर से, मैंने बताया कि दिसंबर से हमारे इंडिया के अंदर कोई भी प्रतियोगिता जो है नहीं होना दिसंबर के पहले, ठीक है। तो जनवरी से भी जब शुरुआत करेंगे तो उनके पास में फिर वही चीजें होगी। अभी हमारे यहाँ क्या है कि बहुत सारे प्लेयर्स को जो है क्वालिफाई ओलंपिक के लिए करना है, तो जो कर चुके हैं उनका भी जो है प्रदर्शन एक साल स्थिर रह पाएगा, उसमें मेडल जीतने लायक रह पाएगा।
थोड़ा सा असंभव है। कोविड-19 का ये संक्रमण काल खत्म हो जाएगा, कोरोना वायरस नहीं होगा, तो भी खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। बहुत से खिलाड़ी हो सकता है अनफिट हो जाएं इस बीच में। ये बिल्कुल चीज सही है और मैंने बताया ना कि अभी हमारी तो प्राय बातचीत होती रहती प्लेयर से, कोचेज से, कैसी तैयारियां चल रहा है, क्या चल रहा है। तो क्या होता है, बहुत सारे जो है इंटरनेशनल प्लेयर जो जुड़े हुए हैं हमसे, जो है वो करते नहीं साहब, जो है सब कुछ नष्ट हो गया है, सब कुछ भी नहीं। अच्छा, दूसरी चीजें हैं, क्या होता है कि हमारी हुकूमतों के पास में भी जो है कोरोना में ही जो है वो सारा पैसा जाया हो रहा है। शुक्ला जी, जो आजकल कोचिंग कैंप भी बहुत चलते हैं और हर मैदान पर कोच जो है छोटे छोटे बच्चों को खेल सिखाते हैं, वो भी प्रभावित हो रहा है। इस समय बच्चे भी मैदान पर नहीं आ रहे हैं, तो खिलाड़ियों को तो छोड़िए, जो बच्चे खेल करके अपनी जो फिटनेस बनाए रखते थे वो भी इस समय बंद है। हाँ बिल्कुल, समाज है, समाज में हर तरह का व्यक्ति मौजूद है। इसी समाज से खेल हो रहा है, इसी समाज से सारी चीजें हो रही हैं। तो क्या होता है कि जैसे बच्चे घरों के अंदर हैं, ये चिंताजनक बात है। स्कूल कॉलेज नहीं है, स्कूल कॉलेज का ये समय है कि यही समय होता है, यहीं से शुरुआत हो जाती है। तो जुलाई से सितंबर से जो है बोर्ड शुरू रहता है। हम ये कह सकते हैं कि विद्यालय स्तर से लेकर के विश्व स्तर तक सब तरफ खेल रुके हुए हैं, खिलाड़ी घरों में बैठे हुए हैं, क्योंकि कोविड-19 का संक्रमण का खतरा इस कदर है। और दूसरी बात ये कि खेल खिलाड़ी तभी खेल सकता है मैदान में जाकर के खेल भावना के साथ, जब वो हर तरह के तनाव से, भय से मुक्त होगा। तो आप खेल पत्रकार हैं और खेलों की पत्रकारिता आप कई दशक से कर रहे हैं, तो इस समय आपको भी बड़ा सूना सा लगता होगा। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म करने वाले हैं, देखिए कई तरह के होते हैं, है ना। कुछ लोगों पर थोपा जाता है हम थोपे हुए लोगों में से नहीं है। हम रायबली के रहने वाले हैं और हमारे पिताजी की वजह से मुझे नहीं जानते, हमारी वजह से पिताजी को जानते थे, खाली इस वजह से कि हम खेलों में बचपन से ही जो है लगे हुए हैं। मेरा उद्देश्य है कि जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों, खास करके बेटियों के लिए, उनको भी बहुत आगे आना चाहिए, उनको बहुत प्रोत्साहन देने की जरूरत है। और अगर ओलंपिक में मुझे जो उम्मीद है कि कोई गोल्ड मेडल जीतेगा, कोई चीज, सारी चीजें होंगी, तो वो कोई बेटी ही जीतेगी। तो लोग कहते हैं साहब आप बेटी पर ही ज्यादा जो है फोकस क्यों करते हो, हालांकि ये गलत है, बिल्कुल मिथ्या है। मैंने अपने 35 साल के जो है मैं लेखन क्षेत्र में कभी भी ऐसा जो है नहीं हो क्या। हाँ, तो हमारी कलम से खिलाड़ी का दर्द जो है जरूर होता है, उससे लोग नाराज हो जाते हैं, मुझे उसकी परवाह नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि खिलाड़ी के चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता के भाव झलके। हम तो चाहते हैं कि पूरा देश हमारा 1 अरब 30 करोड़ की आबादी जो है खाली खेले। आप खेल पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आप एक उद्देश्य को लेकर खेल पत्रकारिता कर रहे हैं, जुनून है आपको इसमें, और आप ये चाहते हैं कि कोई भी खिलाड़ी जो भी खेल खेलता हो वो उसको प्रोत्साहन मिले आपके आलेख से, आपकी कलम से। तो मेरा है कि स्वस्थ भारत, और मतलब जो लोग बेटियों को लेकर कहते हैं, तो एक बार मैं आभा जी आपको फिर भी बताऊंगा कि बेटियों के पीछे रीजन ये है कि अगर एक बेटी खिलाड़ी बनती है तो वो अपने घर को, अपने जो है परिवार को, अपने वो मतलब बहुत कुछ बदलने की क्षमता रहती है। महिलाओं को स्पोर्ट्स की तरफ प्रोत्साहन मिलेगा तो जो है अपने बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। अच्छा, आपने खिलाड़ी लड़कियां हैं, आपने उनके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, भारतीय खिलाड़ी बेटे हैं, मैंने जो है 57 इंटरनेशनल प्लेयर्स पर जो है पहली बुक लिखी है और उसका दिल्ली विधानसभा में विमोचन हुआ था। दूसरा चीज क्या है कि मेरा उद्देश्य, मैंने आपको बताया कि हमारा उद्देश्य धनार्जन नहीं है। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को पैसा कमाने का जरिया नहीं बनाना चाहते। खेल भावना के साथ आप खेल पत्रकारिता कर रहे हैं। हम अपनी जो कमाई का है 20% हर महीने खेलों के ही किसी न किसी रूप में खर्च करते हैं। क्या बात। और मैं कहूंगा कि जो है अपने मुंह अपनी मियां मिट्ठू, अगर कि हम मतलब किसी न किसी रूप में प्लेयर्स की तकलीफ को जो है कलम के ही माध्यम से नहीं, अपने सोर्सेज के हिसाब से ऊपर लेवल तक उसको ले जाकर के खेल मंत्री तक बात पहुंचा करके, मतलब उसको, मेरा उद्देश्य है कि उसको राहत मिलना चाहिए, उसको जो है मतलब भटकना नहीं चाहिए। जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं और वो अच्छा खेल रहे हैं, प्रतिभाशाली हैं, तो उनको मौका मिले। हमारा रोज का आभाजी नियम है, हम देश की कोई प्रतिभाशाली लड़की से प्रतिदिन बात करते हैं। जब तक नहीं करते तो मुझे लगता है कि आज मैंने कुछ किया नहीं है, हमारा दिन व्यर्थ चला गया। तो हमारी कोशिश रहती है, मैं पूरे एक आलेख को मोबाइल पे भी ऑपरेट कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया। तो देखिए, तकलीफें तो उठानी पड़ती है। तो मेरा उद्देश्य था कि जो है भारतीय खिलाड़ी बेटियों को हम उन लोगों तक पहुंचाएं कि मतलब जो उसको पढ़ें और अपने बच्चों को प्रेरित करें। बच्चियां उस पुस्तक को पढ़ेंगी तो निश्चित रूप से उनको प्रेरणा मिलेगी। अगर वो कोई खेल खेलना चाहती होंगी तो आगे बढ़ेंगी, उनके घर के जो लोग हैं वो भी कोशिश करेंगे। वही चीज है, जब जो है 4 लोग पढ़ेंगे, घर में कहेंगे। देखिए, सरकारें भी बहुत मदद कर रही हैं। केंद्र सरकार ने भी जो खेलो इंडिया है, यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को शुरू किया है। मतलब ये मेरा मानना है कि जितना ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स को खेलने के अवसर मिलेंगे, हम
उतना सही मूल्यांकन कर पाएंगे। क्या क्रिकेट को छोड़ करके हमारे देश के अंदर गिने चुने हर गेम की प्रतियोगिताएं होती हैं। तो जब बच्चों को खेलने के अवसर नहीं मिल रहे हैं, कोई भी होगा, हौसला अफजाई की जरूरत है। दर्शकों का मैदानों तक जाना मेरे ख्याल से नितांत आवश्यक है। खिलाड़ी भले ही अभी घर में बैठे हैं, उनके हौसले थोड़े से पस्त हैं, खेलों के मैदान भी सुने पड़े हैं। हम उम्मीद ही कर सकते हैं बस कि ये खेलों के मैदान जल्दी ही आबाद हों, खिलाड़ी यहाँ चिंता मुक्त भय मुक्त होकर खेलें और दर्शक करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। लेकिन खेल पत्रकार आप हैं और आपकी कलम अनवरत चल रही है और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है। उम्मीद है ये कलम ऐसे ही चलती रहेगी। तो आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण बातें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ खेल पत्रकार श्री प्रकाश शुक्ला से की गई ये बातचीत। श्रोताओं, कोविड-19 के वैक्सीन का परीक्षण अंतिम चरण में है और जल्दी ही ये वैक्सीन हम सब के लिए उपलब्ध होगा। खास बात ये कि भारत में ही इसका निर्माण होगा। एक और खास बात, भारत दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर वाला देश है। कोविड-19 के मामले में भारत में मृत्यु दर पहली बार 2.5% से नीचे आई है और मृत्यु दर में लगातार कमी दिख रही है। श्रोताओं, स्वस्थ होने की दर भी हमारे देश में ज्यादा है। हमारे देश में कोविड-19 के रोगियों की स्वस्थ होने की दर है 62.72%। तो आशा जगाने वाली इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करती हूँ। अनुमति दीजिए आभा गुप्ता को।